नमस्कार फ्रेंड, साइकोलॉजी की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बता रहे हैं आपको शिक्षण विधियों में अगली क्लास। ठीक है, इसमें हम आपको बता रहे हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि और इसमें 2-3 विधियों की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि क्या होती है, इसके बारे में पूरी डिटेल हमें समझनी है। एग्जाम में इसमें से कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क के आधार पर चेतना के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यानी चेतना की व्याख्या यहाँ मुख्य रूप से की गई है। चेतना का यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। अब चेतना या चेतन जो मन है हमारा, वो कितना % होता है, उसके अलावा अचेतन मन क्या होता है, इसके अलावा अर्धचेतन मन क्या होता है, इन सब के बारे में इसमें हम जानेंगे। और एग्जाम में प्रश्न किस तरह से यहाँ से पूछा जा सकता है वो भी हमें जानना है। तो चलिए हम इसको पूरे को समझते हैं, इस विधि में क्या खास है, क्या विशेष है। तो सबसे पहले आपको प्रवर्तक ध्यान रखना होगा। मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्राइड। क्या है? सिगमंड फ्राइड। ठीक है, 1900 में इसका ये मतलब निर्माण किया है। मनोविश्लेषणात्मक विधि 1900 में दी गई है। तो इसमें क्या है, देखिए एक लाइन में लिखा है नीचे, इस विधि में मन व मस्तिष्क के आधार पर चेतना का विश्लेषण किया गया है। यानी मन और मस्तिष्क के आधार पर इसमें चेतना का विश्लेषण किया है। चेतना आप जानते ही हैं, चेतन मन जो होता है हमारा, उसके लिए चेतना शब्द है यहाँ पर। ठीक है, फ्राइड ने यानी कि सिगमंड फ्राइड ने चेतना के 3 प्रकार यहाँ पर बताए हैं। यानी जिस चेतना की हम बात कर रहे हैं उसके 3 पार्ट इन्होंने कहा कि इनके 3 हिस्से होते हैं चेतना के, केवल एक हिस्सा नहीं है, उसके 3 हिस्से हैं। एक तो इन्होंने कहा कि अचेतन मन होता है जो कि 90% होता है, एक होता है अर्धचेतन, ठीक है, और एक होता है आपका चेतन मन, वो 10% होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इन्होंने कहा कि 3 हिस्सा हैं। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक उदाहरण से बता रहा हूं, यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको समझना है। ये तीनों जो हमारे अभी बताए हैं चेतन मन के प्रकार, उसको मैं यहाँ पर आपको अलग से बता रहा हूँ डिफाइन करके। देखो, एक तो होता है हमारा चेतन मन। क्या होता है? चेतन मन। और एक होता है हमारा, देखिए यहाँ पर बीच में मान लो आप अर्धचेतन मन, और एक होता है अचेतन मन। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर चेतन मन है, बीच में आपका अर्धचेतन है और नीचे आपका अचेतन मन है। ये 3 हैं हमारे। अब यहाँ पर यदि हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो चेतन मन जो है वो 10% होता है। ठीक है, और अर्धचेतन के लिए कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है। उसके बाद में अचेतन जो है वो 90% होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो रहता है वो अर्धचेतन रहता है हमारा। ठीक है, जैसे मान लो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी आप सोच पा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, विवेक के हिसाब से आप जो कर रहे हैं, सोच समझ के जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो सब चेतन मन से कर रहे हैं आप। वो चेतन मन है हमारा, जो सोच समझ के आप करते हैं, होशो हवास में करते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी के साथ में कर रहे हैं आप, अनजाने में नहीं कर रहे हैं, वो सब चेतन स्थिति है आपकी। इसके बाद में है आपका अर्धचेतन की स्थिति। अर्धचेतन की स्थिति क्या होती है भाई? अर्धचेतन की स्थिति में क्या होता है, जैसे हम कई बार भूल जाते हैं, बोलते बोलते अटक जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने व्यक्ति तो खड़ा हुआ है लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है यार इसका नाम जीभ पर रखा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा है। ऐसी जो हमारी स्थिति बन जाती है वो अर्धचेतन की स्थिति है। ठीक है, ऐसे। तो तीसरा है हमारा अचेतन। अचेतन जो होता है वो होता है दमित इच्छाओं का भंडार। ठीक है, यानी कि हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जो इच्छाएं दमित हो जाती हैं, ठीक है, जो दुखद घटनाएं होती हैं, बुरी बातें होती हैं, वो सब की सब अचेतन में चली जाती हैं, अपने आप चली जाती हैं। कई बार हम ऑटोमेटिक खुद जानबूझ करके उस चीज़ को अचेतन में ढकेल देते हैं, लेकिन कई बार अपने आप समय के हिसाब से अचेतन में चली जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, अचेतन में जो बातें छुपी हुई हैं, अचेतन में जो बातें रखी हुई हैं, एक प्रकार से तय खाना है, ये एक प्रकार से स्टोर रूम है आपका अचेतन। अब स्टोर रूम से आपको पता है सामान वापस भी निकाला जा सकता है। समझ गए बात को? आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर जो आपकी इच्छाएं दमित हुई हैं, जो आपकी घटनाएं, दुखद बातें जो छुपी हुई हैं, वो कभी वापस भी आ सकती हैं और वो चेतन में आकर के आपको मतलब परेशान कर सकती हैं। ऐसे दोनों ही बातें हैं, उसमें सकारात्मक भी हो सकती हैं और आपके लिए नकारात्मक भी सिद्ध हो सकती हैं।
तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इन्होंने जो 3 हिस्से किए हैं वो किस तरह से किए हैं। ठीक है, आप इसको पानी के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो किसी बाल्टी में पानी है और पानी में बर्फ़ का टुकड़ा आपने डाल दिया। जैसे एक चित्र में बनाता हूँ, देखिए ये बाल्टी का चित्र है आपका। ऐसे मान लो कि ये बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया जाता है। तो बर्फ़ का टुकड़ा जो हिस्सा नीचे छुपेगा पानी के अंदर, ठीक है, वो रहेगा अचेतन, और पानी के बाहर जो दिखेगा वो चेतन रहेगा, और जो सतह पर बराबर दोनों की बीच की स्थिति रहेगी वो अर्धचेतन रहेगी। हम जानते हैं कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी में ज़्यादा रहता है, पानी के अंदर ज़्यादा रहेगा तो वो अचेतन है, और बाहर दिखेगा वो चेतन है, और जो बीच में रहेगा इस तरह से इस सतह पर वो अर्धचेतन होगा। तो पानी के उदाहरण से भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक बार एग्जाम में इस तरह से पूछा गया था। ठीक है, पानी के अंदर वाला भाग क्या है? अचेतन, ऊपर वाला भाग चेतन। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर कुछ मोस्ट फैक्ट हमने यहाँ पर फैक्ट के रूप में लिखे हैं, वो क्या है एक बार उनको समझते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अचेतन मन को इच्छाओं की जननी या इच्छाओं का भंडार गृह कहा जाता है। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अचेतन मन को इच्छाओं की जननी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से इच्छाएं जन्म लेती हैं, और जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं वो वापस वहाँ पर अपनी इकट्ठी होती रहती हैं, वो चली जाती हैं और एक जगह मतलब रहती हैं। वो आवश्यकता पड़ने पर समय परिस्थिति के आधार पर वो वहाँ से निकल के आ जाती हैं। इच्छाओं का भंडार गृह भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर लिखा है कि व्यक्ति एक मन से दूसरे मन में जाने के लिए अर्धचेतन मन का ही उपयोग करता है, क्योंकि अर्धचेतन जो है वो दोनों के बीच की स्थिति है। हम आपको बता चुके हैं अभी। जैसे मान लो ये है, तो इसमें जैसे बीच में है ये, ठीक है, एक हिस्सा चेतन का हो गया, एक हिस्सा अर्धचेतन का हो गया, और बीच में जो स्थिति बन रही है ये अर्धचेतन की है। एक प्रकार से फाटक हो गया, तो आप इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, तो आपको बीच में इस जगह से गुजरना ही होगा। तभी कहा है कि एक मन से दूसरे मन में जाने के लिए अर्धचेतन का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप ये समझ गए। आगे लिखा है मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग चेतन होता है। ये भी हमारे एक मोस्ट फैक्ट है। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? चेतन मन। परसेंटेज के हिसाब से हमने आपको बताया कि बेचारा केवल 10% होता है, और सबसे बड़े की बात करें तो वो अचेतन होता है। आगे लिख रहे हैं मस्तिष्क का सबसे सक्रिय भाग चेतन मन ही होता है। यदि प्रश्न आ जाता है कि मस्तिष्क का सबसे सक्रिय भाग कौन सा होता है, तो उत्तर होगा चेतन मन। समझ गए? क्योंकि हम ज़्यादातर काम चेतन मन से ही तो करते हैं, इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा सक्रिय भाग एक्टिव जो रहता है वो चेतन मन ही होता है। आगे कह रहे हैं अपराधियों के व्यवहार के अध्ययन के लिए अपराध मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणात्मक विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मनोविश्लेषण विधि के माध्यम से जो अपराधी होता है, उस अपराधी के अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या घूम रहा है, वो सारा कुछ जाना जाता है, और मनोविश्लेषण विधि के माध्यम से ये सब जान सकते हैं। उसके अचेतन में क्या है वो जाना जाता है, उसके बाद में उसको सही भी किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हमें कारण का पता लग जाएगा, उसके अचेतन में क्या स्थिति बन रही थी जिसके वजह से अपराधी हुआ है, उसका पता लग जाता है इससे। ठीक है, आगे इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। हमने अभी कहा कि जैसे कोई अपराधी व्यक्ति है, तो उस अपराधी के अंदर जो मन में चल रहा है, उसके जो अचेतन मन में जो कुछ है, उसकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तदुपरांत उन इच्छाओं का परिष्कार या मार्गांतरीकरण करके व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है। हमें पता है कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप उसका इलाज कैसे करोगे, उसका उपचार कैसे करोगे। जैसे मान लो आपको पता लग गया कि ये बालक अपराधी क्यों बना, ऐसा असामान्य व्यवहार क्यों कर रहा है, इस तरह से दुखी परेशान क्यों हो रहा है, तो आपने जानकारी प्राप्त करी तो पता लगा कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अतृप्त इच्छाएं हैं जो अचेतन में पड़ी हुई हैं। तो आप क्या करोगे, उनको जान करके उन इच्छाओं को या तो परिष्कृत करो, उनमें कुछ सुधार करो, संशोधन करो और समझाइए उसको, या फिर उनका मार्गांतरीकरण करो, यानी उसका मार्ग बदल दीजिए।
जिससे कि मार्ग बदल करके उस एनर्जी को आप उधर लगा दीजिए। समझ गए बात को? ऐसे भी उपचार किया जा सकता है। ऐसे तो इस तरह से हमने मनोविश्लेषणात्मक विधि समझी। मनोविश्लेषणात्मक विधि से हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाता है और किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो विशेष रूप से इस विधि में मन व मस्तिष्क के आधार पर चेतन या चेतना का विश्लेषण किया जाता है। और चेतना के लिए हमने कहा कि यहाँ पर फ्रायड ने 3 पार्ट बताए हैं, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन मन। तो ये हमारी विधि कंप्लीट हो जाती है। अब हम समझ रहे हैं अगली विधि। तो चलिए अगली विधि को पढ़ते हैं। अगली विधि का नाम है सांख्यिकी विधि। कौन सी विधि है? सांख्यिकी विधि। देखिए सांख्यिकी विधि छोटी सी है, इसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसको बस 2-3 मिनट में समाप्त कर देंगे। देखिए कह रहे हैं कि समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित करके परिणाम निकालना, ये सांख्यिकी विधि की एक विशेषता है। बात समझे? यानी समस्या, कोई भी समस्या हो सकती है, समस्या से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी जानकारी हैं, उन सबको एकत्रित करके रिजल्ट निकालना, परिणाम निकालना, ठीक है, ये सांख्यिकी विधि की विशेषता कहलाती है। और क्या है आगे कह रहे हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किसी समस्या या परीक्षण से संबंधित तथ्यों का संकलन और विश्लेषण करके कुछ परिणाम निकालने के लिए किया जाता है। यानी कि जैसे मान लो कि शिक्षा और मनोविज्ञान में कोई भी समस्या है, ठीक है, या कोई परीक्षण हमें करना है, तो उस समस्या या उस परीक्षण से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी जानकारी हैं, उन सब का संकलन करना, यानी कि इकट्ठा करना उनका, और उसको विश्लेषण करके हम कुछ परिणाम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि रिजल्ट निकालने के लिए, परिणाम निकालने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। मनोविज्ञान के निष्कर्षों की प्रामाणिकता, वैधता एवं विश्वसनीयता की जांच इसी विधि से की जाती है। यानी सांख्यिकी विधि से मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान के जो निष्कर्ष हैं, जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं, जो कंक्लूजन हम निकालते हैं, उनकी प्रामाणिकता कितनी है, वो कितने प्रमाणित हैं, ठीक है, वो कितने प्रामाणिक हैं, वैध कितने हैं और विश्वास के योग्य कितने हैं, विश्वसनीय कितने हैं, इसकी जांच इस विधि से की जाती है। तो इस तरह से सांख्यिकी विधि में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस विधि में समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित करके परिणाम निकाला जाता है। इसके अलावा मनोविज्ञान के निष्कर्षों की प्रामाणिकता, वैधता, विश्वसनीयता की जांच भी की जाती है। तो ये हमारी सांख्यिकी विधि हो जाती है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर जितना था वो बता दिया। अब अगली विधि देखिए फ्रेंड्स, अगली विधि है हमारी तुलनात्मक विधि। कौन सी विधि है? तुलनात्मक विधि। अब देखो तुलनात्मक विधि क्या है, तो इस विधि के प्रवर्तक चार्ल्स डार्विन माने जाते हैं। कौन है? चार्ल्स डार्विन। तो तुलनात्मक विधि में नाम से लग रहा है पता हमें कि तुलना की जाती है, ठीक है, तुलना, समानता और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए, व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं का अध्ययन इस विधि में किया जाता है। यानी कि व्यवहार से संबंधित कुछ समानता भी होंगी और कुछ असमानता भी होंगी। इन दोनों का अध्ययन किया जाता है तुलनात्मक विधि में। समझ गए? कहाँ पर? तुलनात्मक विधि में। और क्या है, इसको स्पष्ट किया है कि इस विधि का प्रयोग अनुसंधान के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। जहाँ पर रिसर्च हमें करना हो, अनुसंधान करना हो, ठीक है, चाहे क्रियात्मक अनुसंधान हो, चाहे किसी भी प्रकार का अनुसंधान हो, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जब भी दो व्यक्तियों या समूह का अध्ययन किया जाता है, तब उनके व्यवहार से संबंधित समानताओं और असमानताओं को जानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बात समझे क्या? यानी कि ये इनका कहना है कि इस विधि का प्रयोग अनुसंधान में तो किया ही जाता है, इसके अलावा जब दो व्यक्तियों या समूहों का अध्ययन किया जाता है, तब उनके बारे में समानता और असमानताओं को जानने के लिए हम इस विधि का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि उनमें कौन सी समानता हैं, कौन सी उनमें असमानता हैं,
ठीक है, किसमें, कोई भी व्यक्ति या समूह में। तो इसका पता लगाते हैं तुलना करके। जैसे मान लो कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, एक ये व्यक्ति है, ठीक है। अब दोनों के बीच में हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो तुलनात्मक अध्ययन हम दोनों के बीच में करेंगे कि इसमें समानता कौन सी है, असमानताएं कौन सी हैं, दोनों में तुलना करके हम फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ऐसे इस विधि के माध्यम से ही किया जाता है। अब देखो यहाँ पर लास्ट में और एक दो लाइन लिखी हमने इस विधि से रिलेटेड। मनोवैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग से अनेक उपयोगी तुलनाएं की हैं, अनेक प्रकार की उपयोगी तुलनाएं करी हैं। कैसी? जैसे कि पशु और मानव व्यवहार की तुलना, यानी पशु का व्यवहार और एक मानव का व्यवहार, ठीक है, दोनों व्यवहार अलग अलग हो गए, अब दोनों में तुलना करी है कि पशु का व्यवहार और मानव का व्यवहार किस तरह से समान है, किस तरह से उनमें कुछ बातें सेम हैं। ऐसे प्रजातियों की विशेषताओं की तुलना, ठीक है, जैसे अलग अलग प्रजाति होती है तो उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ऐसे विभिन्न वातावरणों में पाले गए बालकों की तुलना, जैसे मान लो अलग अलग प्रकार के वातावरण के जो बच्चे हैं उनमें आपस में तुलना, ठीक है, चाहे वो आपकी सामाजिक विकास के हिसाब से हो सकती है, मानसिक विकास के हिसाब से हो सकती है, शारीरिक विकास के हिसाब से हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। जैसे मान लो आप एक छोटा सा उदाहरण लेके इसमें तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लो हम दो बालकों में तुलना करना चाहते हैं, एक बालक तो शहरी क्षेत्र का रहने वाला है और एक बालक ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है। अब दोनों में हम तुलना कर रहे हैं तो हम दोनों में देखेंगे कि भाई इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, शहरी वाले में क्या है, ग्रामीण वाले में क्या है। तो दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो इसको कहेंगे तुलनात्मक विधि के माध्यम से हमने अध्ययन किया है। तो तुलनात्मक विधि क्या होती है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारी ये तुलनात्मक विधि कंप्लीट हो। चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम एक विधि और समझ लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको उपचारात्मक विधि। कौन सी विधि है? उपचारात्मक विधि। आपने एक नाम सुना होगा निदानात्मक और उपचारात्मक, यानी निदान सुना होगा और एक सुना होगा उपचार, ठीक है। ये दो नाम हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों का जोड़ा है। उपचारात्मक प्रणाली में क्या होता है, तो उससे पहले आपको निदानात्मक बात समझनी है कि निदानात्मक प्रणाली क्या होती है, या निदानात्मक विधि क्या होती है, या निदान क्या होता है। वो यदि आप समझते हैं तो उपचारात्मक विधि क्लियर हो जाती है अपने आप ही, ठीक है। अब देखो, निदान का मतलब होता है किसी भी समस्या का पता लगाना। बात समझे? यानी कि जैसे कोई बालक है और अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है, तो हम समस्या का पता लगाएंगे। समस्या का पता लगाना निदान कहलाता है, और उस समस्या को दूर करना, ठीक है, वो कहलाता है उपचार। दूर करने के लिए सहायता करना, दूर करने का प्रयास करना, दूर करना, ठीक है, किसी भी प्रकार से, वो सब उपचार के अंदर आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस बात को एक लाइन में यहाँ लिखा है और यही बात उसमें स्पष्ट रूप से समझाई गई है। आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता, यही है उपचारात्मक प्रणाली। क्लियर? आचरण संबंधी जो जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं को दूर करने में जो सहायता हम कर रहे हैं वो उपचारात्मक प्रणाली है। हमने कहा कि पहले निदान करना होता है। निदान का मतलब होता है समस्या का पता लगाना कि समस्या क्या है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, ठीक है। आपने कहा सिर दर्द है, कब से है, ठीक है, कैसे सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द है, उल्टी दस्त क्या है, वो सारी जानकारी पहले आपसे इकट्ठी करेगा। यानी कि पहले वो निदान करेगा, समस्या का पता लगाएगा, तभी तो इलाज कर सकता है, तभी वो दवाई दे सकता है। ऐसे ही शिक्षक को भी पता लगाना होता है कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, उसकी समस्या क्या है। जब समस्या पता लग जाती है, उसके बाद में समाधान आसानी से हो जाता है। ऐसे आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता की जाती है उपचारात्मक प्रणाली में। आगे सुनिए, इस विधि का प्रयोग करने वालों का उद्देश्य यह मालूम करना होता है कि व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, उसमें उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के क्या कारण हैं और उनको दूर करके व्यक्ति को किस प्रकार सहायता दी जा सकती है, ठीक है। यानी कि बालक के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर क्या उसकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, क्या उसकी जटिलताएं हैं, उन सब का कारण क्या है, उनका पता लगाना, और पता लगा करके उनको दूर करने में सहायता जो की जाती है वो उपचार है, वो उपचारात्मक विधि में हम करते हैं। ऐसे यहाँ आपको समझना है। आगे लिख रहे हैं,
यह विधि विद्यालयों की अधोलिखित समस्याओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है। यानी कि हमारे विद्यालय में बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो यहाँ पर कुछ समस्याओं का उल्लेख किया है और कहा गया है कि इन समस्याओं के लिए ये मुख्य रूप से मतलब उपयोगी सिद्ध हुई है। कैसे तो देखो यहाँ पर 1 नंबर पे पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वाले बालक, एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा है बहुत हकलाने वाले बालक, ठीक है, उनके लिए ये मतलब उपयोगी सिद्ध हुई है। तीसरा है बहुत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक, इसमें भी ये उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके बाद में गंभीर संवेगों के शिकार होने वाले बालक, इसमें भी ये उपयोगी सिद्ध हुई है। तो ये हमारी 4-5 समस्या हमने बताई हैं, और भी अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, जिनके लिए यह विधि उपयोगी सिद्ध हुई है। तो इस विधि से हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे कोई भी है, जैसे हमने बताया कि पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करने वाले बालक हैं, तो उनकी समस्या को पता लगाओ पहले, उसके बाद में उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे, यानी कि उपचार करेंगे उसका। जैसे बहुत अकलाने वाले बालक हैं, तो उनकी समस्या क्या है उसका पता लगा के उसको काफ़ी कुछ हद तक सुधार सकते हैं, कुछ उसमें हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक हैं, गंभीर संवेगों के शिकार होने वाले बालक हैं, इनके अलावा और भी कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त बालक हैं, उन सब की समस्या का पता लगा करके उसका उपचार कर सकते हैं। तो ये हमारी उपचारात्मक विधि हो जाती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको 4 विधियों के बारे में बताया है। आशा करते हैं आपको ये विधियाँ समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मनोविज्ञान के अंदर जो शिक्षण विधियाँ चलती हैं, इनमें से निश्चित रूप से आपका प्रश्न बनता है, इसलिए अच्छे से समझना है। एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं, मैं आपको पूरा एक पेपर बनाऊंगा और उस पेपर को आपसे मैं सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद में उसको मैं आपको क्लियर करके पूरा बताऊंगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ये विधियाँ हो जाती हैं। एक विधि और शेष बची हुई है, वो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, सर्वेक्षण विधि है वो, ठीक है। तो अब अगली वीडियो जो होगी वो हमारे अगले सर्वेक्षण विधि के बारे में होगी। तो अच्छे से इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा कोर्स हम यहाँ पर लॉन्च कर रखा है, पूरा कोर्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं आपको। और संस्कृत की क्लास हम इसी सप्ताह में स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि सारी क्लासें यहाँ पर मिलेंगी आपको, ठीक है। धन्यवाद।